सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है, ठीक है। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से जो इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट निकाला गया है, उस मॉडल सेट के सेट नंबर 2 के जो 40 MCQ क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे और एक एक प्रश्नों को आसानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को और साथ में समझते भी थ्योरी एवं कॉन्सेप्ट को। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एक केंद्रीय समस्या है। तो केंद्रीय समस्या क्या है कि किस वस्तु का उत्पादन करे, ठीक है। यानी उत्पादन की समस्या एक केंद्रीय समस्या है, ठीक है। ये 3 तरह की समस्या होती है। क्या उत्पादन क्या करे, किस वस्तु के उत्पादन करे, कितनी मात्रा में उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके लिए उत्पादन हो, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो देखिए वस्तु की कीमत प्रभावित करता है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो यहाँ पर मांग घट जाएगी, कीमत अगर घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी, तो ये प्रभावित करेगी। संबंधित वस्तु की कीमत, तो देखिए संबंधित वस्तु की कीमत प्रभावित इसमें नहीं करेगी। उपभोक्ता की आय प्रभावित करेगी, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में आय आएगी तो वस्तु की मांग ज़्यादा होगी। साधनों की कीमत, अगर वस्तु को बनाने में ज़्यादा खर्चा होगा तो उस वस्तु की कीमत भी ज़्यादा होगी, तो प्रभावित नहीं है। तो क्या नहीं है, संबंधित वस्तु की कीमत, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो केंद्रीय समस्या का समाधान बाजार शक्ति के द्वारा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है, ठीक है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र इस तरह का होता है, मूल बिंदु की ओर ये अवतल होती है, और जो तटस्थता वक्र होता है या उदासीनता वक्र होता है, मूल बिंदु की ओर ये मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है, दोनों में अंतर है। तो इसमें बोल रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का कारण क्या है। तो इसमें देखिए एक साधन बढ़ेगा तो दूसरे साधन घटेगा, यानी संसाधन का ह्रास होगा। इसका उत्तर क्या होगा, संसाधन का ह्रास, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न 6 नंबर है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान होगी, ठीक है। इस तरह का ग्राफ होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता, यहाँ पर एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम होगा, तो इस देखा खींचिए तो यहाँ पर एमयू आ रहा है, तो एमयू यहाँ पर कितना आ रहा है, 0। तो कुल उपयोगिता अधिकतम कब होता है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य बोला गया है, ठीक है। तो देखिए उदासीनता वक्र जैसे अभी समझे, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर ये क्या होता है, उत्तल होता है, ठीक है। मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, ये ऋणात्मक ढाल होता है, ये घटता है, और बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, ठीक है, उदासीनता वक्र। तो जैसे कि कौन नंबर है कि उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, तो ये तो सत्य कथन है, यह सत्य नहीं है। ऑप्शन ख है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है, ये भी सही है। ऑप्शन ग है उदासीनता वक्र को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको तटस्थता वक्र भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन घ है कि 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो कभी भी उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, ठीक है। तो ये असत्य कथन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। पूरक वस्तु जो वस्तु साथ साथ चलते हैं, ठीक है, जैसे हो गया जूता और मोजा पूरक वस्तु हो गया। उसके बाद यहाँ पर पूरक वस्तु में कह सकते हैं कार और पेट्रोल को पूरक वस्तु कर सकते हैं, तो यह हुआ पूरक वस्तु। और एक वस्तु होता है स्थापन्न वस्तु, यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु, जैसे चाय के बदले कॉफ़ी, ठीक है, तो उसको कहेंगे स्थापन्न वस्तु। तो चारों ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है चाय और कॉफ़ी, तो ये तो स्थापन्न वस्तु है। ऑप्शन बी है पेप्सी और मिरिंडा, तो ये भी स्थापन्न वस्तु है। ऑप्शन सी है लॉक्स साबुन और डव साबुन, तो ये भी एक स्थापन्न वस्तु है। ऑप्शन डी है कार और पेट्रोल, तो ये दोनों साथ साथ चलती है, पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 9 नंबर।
9 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच फलन भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? ठीक है, यहाँ पर पैमाने का प्रतिफल, तो पैमाने का प्रतिफल का संबंध है यहाँ पर दीर्घकाल से, दीर्घकाल यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर परिवर्तनशील का होगा, परिवर्तनशील का प्रतिफल तब हो जाएगा अल्पकाल, तो लेकिन यहाँ पर पैमाने का प्रतिफल है इसलिए दीर्घकाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे कि 11 नंबर है, देखिए ये प्रश्न ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए इसका उत्तर देना असंभव ही है। अगर आप लोग इस प्रश्न को ठीक से समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, जैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उस वस्तु की मांग की कीमत लो उसका मान क्या होगा? ठीक है, इस तरह का है, यहाँ पर एक्स अक्ष है और ये एक्स अक्ष के समांतर है तो मांग की कीमत लो क्या होती है? अनंत, इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर है। ठीक है, और अगर वाई अक्ष के रहेगा तो मांग की कीमत लो हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर है इसीलिए यहाँ पर अनंत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। 13 नंबर जैसे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जिसे एवरेज कॉस्ट के बारे में बोला गया है। एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत बराबर होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी औसत स्थिर लागत प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है कि अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? जैसे कि बात की अल्पकाल में होते हैं परिवर्तनशील साधन। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर 15 नंबर है कि AR प्रदर्शित किया जाता है। AR यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम डिवाइड उसकी मात्रा, TR डिवाइड Q यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है कि किस बाजार में एवरेज रेवेन्यू AR वक्र एक्स के समांतर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होती है, दोनों एक्स के समांतर होते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स है इसके समांतर है, तो कौन सी बाजार में? पूर्ण प्रतियोगिता यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू तथा मार्जिनल रेवेन्यू के बीच संबंध पाया जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अभी बात की कि एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि समरूप उत्पाद किस बाजार की विशेषता है? तो समरूप उत्पाद पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता होता है, बहुत सारे विक्रेता होता है और सभी वस्तुओं की विशेषता ये होती है कि समरूप होता है यानी पूर्ण प्रतियोगिता यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है कि विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है? विभेदीकृत कीमत है एकाधिकार बाजार की विशेषता। एकाधिकार यानी विक्रेता एक रहेगा, क्रेता बहुत सारा यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे विभेदीकृत कीमत है तो इसीलिए एकाधिकार, अगर विभेदीकृत वस्तु रहता है तब इसका उत्तर हो जाता है एकाधिकार प्रतियोगिता। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए कीमत है कि वस्तु है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? ठीक है, तो देखिए उत्पादन के 3 स्तर होता है, इसका ग्राफ बहुत सारा लंबा होता है, इसको जब विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे। 3 स्तर होता है, तो द्वितीय स्तर में सबसे अधिक लाभ होता है उत्पादक। तो ठीक है, तो इसीलिए उत्पादक द्वितीय स्तर में उत्पादन करना चाहता है, द्वितीय स्तर यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर 21 नंबर है जैसे कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, बराबर होता है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस मूल्य ह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास, तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस मतलब कुल, शुद्ध कुल सकल सब मिलाकर, और एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या होता है? जैसे कि एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है तो परिवहन का खर्चा आ जाता है, या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर वस्तु को मतलब बहुत दिन खरीद कर रख लिए या उसको धीरे धीरे वो खपत हो रही है तो उसके मूल्य में ह्रास हो रही है, तो ये होता है मूल्य ह्रास। तो जीडीपी बराबर क्या होता है? एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है कि निम्नों में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु? गेहूं यानी गेहूं के निर्माण करने में किस किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए चपाती का प्रयोग किया जाता है, बिस्कुट का भी प्रयोग किया जाता है, ब्रेड का भी प्रयोग किया जाता है गेहूं। ठीक है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है।
अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि दो तरह के अर्थशास्त्र होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि में छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, समष्टि में बड़े बड़े आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्रीय लेवल पर एक है पूरा राष्ट्रीय आय पर, तो राष्ट्रीय लेवल यानी बड़े बड़े आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होगा, तो इसलिए इसमें समष्टि अर्थशास्त्र सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 24 नंबर आ गया, जो कि ठीक से यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। कमेंट अगर आप लोग समझ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न को लिख दीजिए, उत्तर तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विधि से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विधि से गणना की जा सकती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है शायद है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, तीनों विधि से किया जाता है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है कि निम्नों में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। केंद्रीय बैंक जो कि आरबीआई है कार्य नहीं है। मुद्रा निगमन, तो मुद्रा निगमन केंद्रीय आरबीआई करता है। शाख नियंत्रण भी आरबीआई करता है। जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है आरबीआई, ये साधारण से बैंक करता है, जो एसबीआई पीएनबी हो गया ये सब करता है। ठीक है, तो ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। यहाँ पर 27 नंबर है कि भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, तो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर की निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है, तो सबसे तरल मुद्रा होती है M1। तरल मुद्रा किसको कहेंगे, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। 29 नंबर आ गया, ये ठीक से तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल। यहाँ पर 30 नंबर की किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPC बराबर 0.2 है तो गुणक का मान ज्ञात करें। तो K बराबर क्या होता है, 1/1 माइनस MPC होता है, या 1 डिवाइड यहाँ पर MPC होगा। ठीक है, 1 डिवाइड MPS भी होता है। ठीक है, तो जो दिया रहेगा यहाँ पर MPC दिया गया था, MPC से बनाएंगे तो 1 डिवाइड 1 माइनस MPC 0.2, तो 1 डिवाइड 1 माइनस 0.2 तो 0.8, पॉइंट हटाएंगे तो 10, तो 10/8 आया। कितना आया यहाँ पर 10/8, यानी 5/4 करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो 1.25, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए कर दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर उसको कहेंगे जिसका भुगतान स्वयं व्यक्ति करता है, जैसे अगर कहेंगे आयकर या बिक्री कर कहेंगे, आयकर होगा। ठीक है, आयकर क्या होगा, प्रत्यक्ष कर जिसका भुगतान स्वयं करता है। और जो बिक्री कर हो गया उस, या GST हो गया, वस्तु एवं सेवा कर, इस तरह का कर जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है, तो इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो उपहार कर तो प्रत्यक्ष कर है, यहाँ पर संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है, आयकर भी प्रत्यक्ष कर है, तो वस्तु एवं सेवा कर GST ये एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न पर 32 नंबर है कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का अंतर क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर व्यय माइनस प्राप्ति हो रहा है, तो व्यय माइनस प्राप्ति क्या होगा, हमेशा घाटा होगा, और पहले ही यहाँ पर राजस्व लगा गया है, इसीलिए राजस्व घाटा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न पर 33 नंबर है कि पेंशन एवं रोजगार भत्ते क्या है, तो पेंशन एवं रोजगार भत्ते एक हस्तांतरण आय है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक देश में कितना केंद्रीय बैंक होता है, तो किसी भी देश में केंद्रीय बैंक हमेशा एक ही होता है, जो कि भारत का RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है कि निम्नों में कौन मुद्रा के कार्य है। ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी है मूल्य का मापक, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य का मापक भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर कि भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए भारत में सभी नोट को जारी करता है RBI, केवल 1 रुपये के नोट को छोड़कर। तो 1 रुपये को नोट को कौन जारी करता है, भारत का वित्त मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, जैसे कि अभी समझिए, तो प्रत्यक्ष कर यहाँ पर हो जाएगा उपहार कर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। यहाँ पर 38 नंबर है कि गुणक किसके बराबर होता है, तो गुणक होता है निवेश में परिवर्तन डिवाइड आय में परिवर्तन। ठीक है, तो अब विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन, अब विनियोग को ही निवेश कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर
सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 39 नंबर है कि 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य नोटों को कौन जारी करता है? तो 1 रुपये के नोट को जो भारत के वित्त मंत्रालय करता है, और 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य नोटों को जारी करता है आरबीआई। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय स्टेट बैंक के कार्य है? ऑप्शन ए जनता से जमा स्वीकार करता है, ऑप्शन बी है जनता को ऋण देना। तो दोनों स्टेट बैंक का कार्य है, यानी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए 40 के 40 सॉल्यूशन इस वीडियो में हो गया। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।